गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए, आप सभी बच्चों का फिर से मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, साथ ही शेयर और लाइक जरूर करते होंगे। तो चलिए, फिर से हम लोग हाजिर हैं वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत, जो कि इतिहास सब्जेक्ट है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भाग 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये जरूर देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग तो यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए, लेकिन सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी यहाँ की जनता पर या इस क्षेत्र पर शासन करना। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, किस प्रकार से अंग्रेज लोग यहाँ की अनजाने चीजों के साथ, यानी यहाँ के जो सामाजिक जो क्षेत्र है उस पर किस प्रकार से अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो बच्चों, 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुई थी, उसमें अंग्रेजों का हौसला जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें कंपनी का जो है मनोबल काफी बढ़ गया था और वह यहाँ पर कंपनी के व्यापार के साथ साथ व्यापार तो यहाँ पर बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ यहाँ पर विजय पताका भी फहराने लगी। बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजों का यानी खास करके कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो था वह था क्या कि यहाँ पर व्यापार के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाना। क्योंकि कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी और वह प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा अपने व्यापार को सुरक्षित रखना, इनका मुख्य दो ही उद्देश्य था, दो ही ध्येय था कि यहाँ पर व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना और दूसरा क्या था, वह था प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा अपनी व्यापार को सुरक्षित रखना, ताकि कोई भी राजा इसके ऊपर किसी तरह से कोई दबाव न डाल सके। बक्सर के युद्ध के जीत ने कंपनी के भविष्य को, और जब बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1765 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में जीत का भविष्य जो है मार्ग प्रशस्त कर दिया और 12 अगस्त 1765 को गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लिया था, बक्सर युद्ध के बाद से ही। अब यहाँ पर जब बंगाल की दीवानी इसको मिल गई है ना, तो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ही बहुत सारी चुनौतियां उनके बीच में आने लगी। पहली चुनौती क्या थी कि ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना। शहरी क्षेत्रों पर तो आसानी से नियंत्रण स्थापित कर लिया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो कि मतलब समझिए कि उतने जागरूक भी नहीं है और काफी दुर्गम स्थानों पर भी रहते हैं, तो वहां पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसके लिए कंपनी ने क्या उपाय निकाला कि पहले से ही उस क्षेत्र पर जो व्यक्ति या जमींदार जो नियंत्रण स्थापित करते थे, उन्हीं पर कंपनी जो है नियंत्रण करना स्थापित कर दिया। क्योंकि जो उच्च लोग होते थे, है ना, जो एक तरह से कहा जाए कि उस समाज का, उस क्षेत्र का जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता था, उसी को सारे गांव या उस क्षेत्र के लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह जो बोलते थे वहां के लोग मानते थे। तो कंपनी ने यह सोचा कि क्यों ना पहले उन लोग पर ही नियंत्रण कर लिया जाए, है ना। तो जब उन पर नियंत्रण हो गया, तो अगर एक आदमी जो उस गांव का सर्वोच्च आदमी है, जिसको लोग सम्मानित व्यक्ति कहते हैं, अगर उस पर नियंत्रण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र के जितने जनता है, ग्रामीण क्षेत्र की जितनी जनता, उस पर भी नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो यह कंपनी ने सोचा। तो ग्रामीण क्षेत्र पर पहले शासन कर चुके थे, जनता के बीच वे अभी भी सम्मानित थे। कंपनी ऐसे लोगों को संयम पूर्वक नियंत्रण में लेने का प्रयास करने लगी, हालांकि उन्हें पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं था। ठीक है, यानी पूरी तरह से उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और बहुत ऐसे जगह पर हम लोग कंपनी जो है वो सफलता हासिल भी किया। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजों को जानेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी की आय, ठीक है, तो कंपनी की आय जो है उसके लिए था लक्ष्य और उद्देश्य हम लोग देखेंगे। तो कंपनी का जो है एक लक्ष्य था कि यहाँ पर जो है
उसका लक्ष्य यही था कि व्यापार से लाभ हासिल करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल करना, और प्रशासन के लिए बहुत जरूरी था कि वहां के दृढ़ जो प्रशासनिक जो ढांचा है उसको मजबूत किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि व्यापार में लाभ हासिल करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए, और कंपनी आम जनता पर भारी लगान चाहती थी, लेकिन लगान के आकलन एवं वसूली के लिए कोई दृढ़ रणनीति नहीं बनाई गई थी। कंपनी यह चाहती थी कि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, लेकिन उसके लिए अंग्रेजों के पास कोई दृढ़ नीति नहीं थी। ज्यादा राजस्व प्राप्त करना एवं सस्ता माल खरीदना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ज्यादा राजस्व प्राप्त करना, क्योंकि उसको दीवानी तो मिल ही गया था, तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करना और सस्ता माल खरीदना। ठीक है, सस्ता माल खरीद के महंगा माल में बेचना, महंगे दामों में बेचना। तो एक चीज ध्यान देंगे बच्चों कि जब 1765 ईस्वी से पहले, लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग कंपनी भारत देश में आ गई थी, तो 1765 ईस्वी से पहले भारतीय सामान खरीदने के लिए अंग्रेज कंपनी क्या लाती थी भारत में, मालूम है? तो वह लाती थी क्या चीज? लंदन से सोना और चांदी लाते थे। सोच लीजिए, यानी 1765 से पहले जब कंपनी भारत देश में नहीं आई थी, तो उस समय यो कहा जा सकता है कि भारत पर पूरे विश्व के जो है लोग अपना सामान को लाते थे, महंगे दामों पर खरीदते थे, है ना। और कहा जाता है कि भारत उस समय मुख्य केंद्र था व्यापार में, यानी विश्व की सारी आर्थिक चीजें, जिस तरह से अभी अमेरिका टॉप है उसी तरह से हमारा भारत भी टॉप था। यानी विश्व की आर्थिक चीजें भारत में आती थी, यहां से कुछ ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, यानी रुपये पैसे का जो नदियां भारत पर गिरते थे, और भारत से बहुत नाम मात्र की आर्थिक नदियां बाहर जाती थी। तो 1765 से पहले भारतीय सामान खरीदने के लिए लंदन से सोने एवं चांदी लाती थी। कौन? कंपनी। अब क्या हो गया, जब 1765 यानी जब बंगाल की दीवानी मिली, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में जो जमा होने वाला जो पैसा है, जो राजस्व उसको मिल गई, दीवानी मिल गई, तो वह पैसा से अब जो है अंग्रेज लोग क्या करने लगे? निर्यात के सामान खरीदने लगे। यानी यहीं से पैसा लो, पहले तो लंदन से उन लोग सोना चांदी लाता था अपने यहां से, और यहां पर खरीद के ले जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहीं से पैसा इकट्ठा करो, ठीक है, दीवानी से राजस्व वसूली करो, और उसी पैसे से यही सामान खरीदो, यानी अब अपना पैसा नहीं लगाना। जरा सोचिए कि अगर आपके घर में कोई आप ही का कमाया हुआ पैसा आपसे ले लेगा और आप ही ऊपर खर्च करेगा, तो क्या फायदा होगा? कंपनी जाहिर सी बात है कि वो अपना मुनाफा देखेगी, है ना। तो निर्यात के लिए चीजें खरीदने लगे, और इसका परिणाम क्या हो गया कि भारत गरीब से गरीब होता गया, और अंग्रेज लोग जो है मालामाल होते गए, जिसके कारण प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर हो गया और भारत गरीब हो गया। अगर कभी लंदन में अगर आप कोई भी एक चीज देख लीजिए तो वह भारत का ही है, ठीक है, भारत के ही पैसों से वह बनाया गया है। निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में, यानी कंपनी जो है वो भारत से मुख्य रूप से क्या निर्यात ले जाती थी? तो वह थे सूती और रेशमी कपड़े। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लेंगे वीडियो को रोककर। तो कंपनी जो है वह भारत से मुख्यतः क्या ले जाती थी? सूती और रेशमी कपड़े। ठीक है, सूती और रेशमी कपड़े जो है वह भारत से ले जाती थी। इसलिए इंग्लैंड के उद्योगपतियों और व्यापारियों के हितों के लिए भारतीय किसान और कारीगरों का शोषण प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो अंग्रेज लोग कंपनी यह चाहती थी कि हम भारत से अधिक मुनाफा कमाएं, तो उसके लिए जरूरी था कि यहाँ के किसानों और मजदूरों को अधिक से अधिक शोषण करना चालू कर दे, और इसका नकारात्मक प्रभाव भी जो है बंगाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। यानी बंगाल से जो पैसा
राजे रजवाड़ों लोग को पास जाना चाहिए, नवाबों के पास जाना चाहिए, क्योंकि नवाब लोग यहीं के थे, वो जो भी वसूली करते थे यहीं पर खर्च करते थे। लेकिन अंग्रेज लोग जब दीवानी मिल गई तो यहाँ के पैसा वो लेकर यहीं से सामान खरीदते थे और यहाँ से फिर वो इंग्लैंड ले जाकर और वहां से सामान को बनाकर और फिर यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। वे लगान चुकाने में भी समर्थ नहीं रह गए। कारीगर कंपनी के भय से गांव छोड़कर पलायन होने पर विवश हो गए, क्योंकि जबरदस्ती उनसे शोषण किया जाने लगा। तो वहां के जो मजदूर लोग थे वो क्या किए, वहां से उस गांव से वो पलायन होकर बाहर जाने लगे। उन्हें अपनी चीजें कम कीमत पर बेचने के लिए कंपनी द्वारा मजबूर किया जाने लगा। जो यहाँ के छोटे मोटे उद्योग थे, जो व्यापारी लोग थे, उन्हें, जो किसान थे, उन्हें जबरदस्ती कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जाने लगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसान हैं और आप अगर कम दाम पर बेचेंगे, आपको नुकसान होगा, तब क्या करेंगे, खेती बाड़ी छोड़ ही देंगे ना। तो इसी तरह से उस समय किसान और मजदूर जो थे वो धीरे धीरे अपना खेती बाड़ी छोड़कर वह भागने लगे। इन परिस्थितियों में एक और खेती चौपट होने लगी, वह कारीगरों का उत्पादन भी करने लगा। और जब किसान लोग और कारीगर लोग जब पलायन कर गए, भागने लगे, तो इससे यहाँ की जो कहा जाता है कि खेती जो है वो चौपट हो गई, करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ का जो कारीगर लोग जब यहाँ से भागे तो यहाँ के उत्पादन में फिर भी जो है उत्पादन भी गिरने लगा। और देखिए 1770 में बंगाल पर आक्रमण, बंगाल पर 1770 ईस्वी में बंगाल पर अकाल पड़ा, बहुत भयानक अकाल। ठीक है, 1770 में बंगाल पर पड़े अकाल के कारण वहां की स्थिति और दयनीय हो गई। शोषण होने लगा, मजदूर वहां से खेती बाड़ी ठप हो गई, चौपट हो गई, मजदूर लोग उत्पादन कम करने लगे, लोग पलायन करने लगे। और मतलब है कि 1770 में बंगाल पर अकाल भी पड़ गया। तो इससे परिणाम क्या हो गया कि बंगाल की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई। एक अनुमान के अनुसार इस अकाल में, ध्यान देंगे, इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग से भी अधिक, है ना, 1 करोड़ से भी अधिक लोग जो है वो मौत, उन लोगों की मौत हो गई। सोचिए, 1 करोड़ से भी अधिक लोग जो है इस अकाल में मर गए। लेकिन कंपनी इन विषम परिस्थितियों में कोई राहत पहुंचाने का काम नहीं, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग मरे, उससे कंपनी को क्या प्रति है, मरे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का मात्र एक ही उद्देश्य था कि यहाँ अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। यहाँ पर अगर अकाल हो जाए, भूकंप हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए, उससे अंग्रेजों को लेने वाला या कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ अधिक से अधिक लाभ कमाने का। तो अब जब ये देखा गया कि भाई जब वहां पर कोई खेती नहीं करने लगा, कोई उद्योग में काम नहीं होने लगा, तो धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तब जो है अंग्रेजों का होश जगता है, कंपनी का होश आता है। और तब उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के समय भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, कोई करना नहीं चाहता था। अब तुम सिर्फ लेगा, किसानों को प्रॉफिट नहीं देगा, तो वो क्यों खेती बाड़ी करेगा जी, वो तो भागेगा ही। तब क्या हुआ कि कंपनी के अफसरों ने यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी है। अब होश आता है बुढ़बोकन को कि भाई अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर बहुत शोषण कर लिए, अब लोग खेती करना नहीं चाहता है, आपका जो है फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहता है, तो अब क्या करना है, तो धीरे धीरे अब यहाँ के सोचो कि कैसे भूमि पर निवेश करें। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था और भू राजस्व के अंतर्गत कई व्यापक परिवर्तन किए, और उसी परिवर्तन में एक है अस्थाई बंदोबस्ती। तो इसके नाम से ही हम लोग जानेंगे कि यह अंग्रेजों के द्वारा सुधार किया गया एक नीति है, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। अस्थाई बंदोबस्त सिर्फ फायदा हुआ तो होता है जमींदारों पर। ठीक है, तो कैसे, तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे अस्थाई बंदोबस्त क्या है। अस्थाई का मतलब हो गया परमानेंट, है ना, अस्थाई बंदोबस्त। जिसको हम लोग जागीरदारी भी कहते हैं।
तो अस्थाई बंदोबस्त जो है, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती जो है याद रखिएगा, यह 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में लागू और लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है वो अस्थाई बंदोबस्ती को लागू किया था। इसको याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त को जो है जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं। कभी कभी लोग नहीं बोलते हैं तो बाप की जागीर लगो का नहीं, तो जागीर का इसे समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक है। जागीर मतलब अपना पूरा अस्थाई, बेटा हमारा सड़े गड़े उससे कोई मतलब नहीं किसी को, है ना। तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त या जागीरदारी व्यवस्था लागू हुई थी और इसको लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय थे, जिसे बंगाल के बाद इसे बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निर्धारित कर दी गई थी। किसानों से नहीं, जमींदारों से, है ना, कि जमींदार वो क्या करते थे। अब यहां पर देखिए, ये डायरेक्ट कंपनी जमींदार पर अपना नियंत्रण रखती थी और जमींदार जो है वो किसानों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, अब क्या हो गया कि कंपनी जो है जमींदार से जो है एक अस्थाई रकम ले लिया कि भाई आपको इतना पैसा जमा कर देना है, बाकी तुम जो है बुझो। अब ये जमींदार क्या हो गया, मान लीजिए कि 100 रुपया जो है उस समय कंपनी को दे दिया। ठीक है, कि भाई आप 100 रुपया ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। अब ये जमींदार क्या करते थे, किसानों पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिया, शोषण करना स्टार्ट, क्योंकि वो 100 रुपया का जगह पर 200 रुपया लाभ कमाना चाहते थे। इस पर जो है किसी तरह से कंपनी का कोई दबाव नहीं था, किसान लोग इसमें फंसते चले गए। यह निश्चित आय हमेशा के लिए निर्धारित कर दी गई। जमींदार किसानों से वसूल किए गए लगान का अगर वो 11 हिस्सा है, ध्यान देंगे 11 हिस्सा यानी 10/11 हिस्सा राजकीय कोष में जमा करते थे। ठीक है, और उसका 1/11 हिस्सा यानी 11 हिस्सा लेने के बाद उसका 10 हिस्सा कंपनी को और 1/11 हिस्सा जो है वो जमींदार ले लेता था, अपने खर्च के लिए रखता था। खर्च, परिश्रम एवं दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था, यानी 1/11 हिस्सा जमींदार रखता था और 10/11 हिस्सा कंपनी को देता था। जहां जमींदार निश्चित समय के बाद सरकारी खजाने में लगान जमा, अगर इसमें भी एक डर था कि अगर निश्चित समय पर जमींदार भैया अगर कंपनी पर जमा नहीं किया तो वह जमींदारी को क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। जा बेटा जमींदारियत और खत्म, है ना। तो जमींदारी निश्चित समय पर सरकारी खजाने में अगर वो लगान जमा नहीं करता है तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। किसकी? जमींदारों की, है ना। तो इसलिए जमींदार ये सोचते थे कि भाई जितना अधिक से अधिक किसानों पर शोषण करो, वहां से पैसा लो और जल्दी से जमा कर दो, नहीं तो बेटा कंपनी जो है वह हमारा जमीन हमारा नीलाम कर देगी। अंग्रेज इस व्यवस्था के तहत तय और निश्चित आय की सुनिश्चित करना चाहते थे। लगान वसूली के लिए अपना समय और धन व्यय नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इन लोग जो है कंपनी शासन भी करना है और अपना पैसा भी नहीं लगाना है। ठीक है, कंपनी इसके साथ ही जमींदारों को अपना सशक्त समर्थन बनाना चाहती थी। मतलब यहाँ पर शोषण भी करो, लगान भी लो, लेकिन खर्च कुछ मत करो। ये कंपनी का जो है सोच था और जमींदारों को सशक्त समर्थन चाहते थे कि हम किसानों को शोषण करें, जमींदारों का जमीन नीलाम कर दें, लेकिन तो पर भी जमींदार जो है मेरा पैर का जूते चाटते रहे। ये कंपनी का सोच था। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस महोदय ने लागू किया था। अब बदले हुए हालत में किसान कृषि पर अधिक ध्यान देने लगे क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को अधिक लगान देना पड़ता था। इस व्यवस्था सर्वाधिक लाभ जमींदारों पर हुए, वे अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। तो अब यहाँ पर है कि डायरेक्ट वो कंपनी जो है किसानों को ना देकर जमींदारों को देती थी। उससे जमींदार भी जो है कुछ
थोड़ा दया माया कर देता था कि चलो भाई छोड़ो हटाओ, अगर कुछ कम बेच दिया तो चल गया। तो इससे क्या हुआ कि किसान लोग जो है मन से थोड़ा सा खेती बाड़ी करने लगा। लेकिन इस पर भी जो है बहुत बड़ा लोचा लग गया। लोचा क्या लगा कि अब यहाँ पर किसान जो है वो खेत का मालिक ना बनकर जमींदार जो है वो खेत का मालिक, जमीन का मालिक बन गया। अब जमींदार जो बोलेगा किसान वही करेगा, बेटा ये रोपना है तो यही रोपना है। तो अब यहाँ पर वो देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त के कुछ दोष भी हैं, और वे दोष क्या थे? अस्थाई बंदोबस्त से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। किसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा हर समय नुकसान ही होता है। अभी भी किसानों को ही सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस व्यवस्था में उसने भूमि संबंधी उनका परंपरागत अधिकार छीन गया। तो पहले किसान ही जो है वो भूमि का मालिक होता था, अब भूमि का मालिक कौन हो गया? जमींदार। ठीक है, तो इससे एक नुकसान क्या हो गया कि अस्थाई बंदोबस्त के दोष। तो दोष जब हुआ तो हम लोग थोड़ा सा दोष जो हुआ, अस्थाई बंदोबस्त का जो दोष है, उसकी खामियां है, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है चर्चा करेंगे, लिखते जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया कि यह इस व्यवस्था से पहला हो गया कि किसानों की परंपरागत अधिकार क्या हो गया? छीन गया। ठीक है, दूसरा हो गया कि जमींदार जो है, जमींदार जमीन के मालिक हो गए। अब किसान मालिक नहीं है, कौन हो गए? जमींदार हो गए। ठीक है, वे किसान जो है मजदूर में परिवर्तित हो गए और सरकार के साथ उनका कोई सीधा संबंध नहीं रह गया। तीसरा दोष क्या हो गया कि किसान अब मजदूर हो गया। अस्थाई बंदोबस्त का दोष है ना, क्या नुकसान हुआ? तो किसान अब क्या हो गए? मजदूर हो गए। उस पर सीधा संबंध जो है कंपनी का नहीं हो गया। अगर कोई दबा कुचला आदमी अंग्रेजों के पास चल गया कि महाराज हम पर ये हो रहा है, तो भैया उन लोग बोलते थे कि तुम्हारा जमींदार के पास जाओ, वही तुम्हारा सारा निपटान करेगा। जमींदार अनेक तरह से अत्याचार और शोषण करने लगे। अब पहले तो अंग्रेज लोग जो है शोषण करता था, अब क्या हो गया? जमींदार जो है वह शोषण और अत्याचार करने लगे। पहले कंपनी लोग अत्याचार करते थे, अब जमींदार लोग अत्याचार करने लगे, क्योंकि उनको भी ज्यादा मुनाफा कमाना था। बाढ़ और अकाल के समय सरकार मालगुजारी पर कोई छूट नहीं देती थी, है ना, कोई छूट नहीं। बेटा अकाल हो, भूकंप हो, है ना, या कुछ भी हो जाए, कोई छूट नहीं देना है। जो लगान है वो लगान देना ही देना है। ठीक है, एक बहुत अच्छा पिक्चर आई थी आमिर खान का, लगान पिक्चर। कभी आप लोगों को समय मिलेगा तो लगान पिक्चर जरूर देखिएगा, है ना। तो उस पर कोई छूट नहीं। हाँ, इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान बढ़ाने का अधिकार चूंकि जमींदारों के पास था, जमींदारी संपत्ति में इजाफा चलता गया। अब ये सारे अधिकार तो जमींदार के पास था, उनका संपत्ति बढ़ते गया और किसान धीरे धीरे इस व्यवस्था से चरमरा गए। इस कारण कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी की आय में कमी हो गई, भूमि की उर्वरता शक्ति का ह्रास हुआ, है ना। भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वह ह्रास हो गई, खत्म हो गई, कम होना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतलब फायदा कमाना है, लेकिन खेती कैसे हो उसके लिए खाद बीज, अच्छे खाद बीज जमींदार को देना चाहिए। बेटा उन लोग नहीं देगा, जो है उसी में करो। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि उर्वरा शक्ति जो है भूमि की खत्म हो गई और जमींदारों को अधिक शक्तिशाली होने का मौका मिल गया। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि किसान जमींदार जो है वो अमीर बन गया, है ना, और जो फायदा मतलब कंपनी को होना चाहिए था उस कंपनी को ना होकर, तो धीरे धीरे इसमें कुछ दोष आने लगा। तब फिर जो है एक नई व्यवस्था लागू किया गया जिसको हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।